हेलो बच्चों, माई सेल्फ साई जहांगीर केएसएफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। हिंदी में कहे तो अकार्बनिक रसायन। देखो, अकार्बनिक रसायन वैसे सब्जेक्ट माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर रटने वाला सब्जेक्ट है। फिर भी अपन इसको यहाँ पे समझने के बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आपके जो चैप्टर आते हैं जो इनऑर्गेनिक के अंदर होंगे और उसके अंदर क्या क्या, उसके बारे में क्या क्या अपन अध्ययन करेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या बात करते हैं? अकार्बनिक रसायन। तो देखो, अकार्बनिक रसायन क्या होता है? कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर अकार्बनिक रसायन होता है, उसमें क्या है, रट लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, ठीक है ना। परंतु उसको रटने का भी एक तरीका होता है। एक तरीके से किसी चीज को याद की जाए तो वो लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रहती है। तो आइए इसको रटने को साथ साथ अपन समझ के अच्छे से रटेंगे तो क्या है, आइए बात करते हैं। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बात कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आइए बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे GIOC। ये पहला देखेंगे। GIOC का मतलब क्या? जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने के क्या क्या नियम है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के नियम पहले तो अपन पढ़ेंगे कि इसमें क्वांटम संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ क्वांटम संख्या। उससे पहले अपन देखेंगे कि परमाणु क्या है। सबसे पहले देखेंगे परमाणु के बारे में। उसके बाद अपन देखेंगे अणु, तत्व, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि अपने इसके तत्वों के अंदर, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कैसे रहता है, नाभिक में क्या क्या चीजें होती है, तो उसके बारे में अपन बातें करेंगे इसके अंदर। और उसके बाद अपन बात करेंगे कि क्वांटम संख्या क्या होती है और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के जो नियम है वो सारी बात अपन यहाँ पे क्या करेंगे। उसके बाद अपन समझेंगे कि आइसो इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक क्या है, आइसो, ठीक है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये सारे पढ़ेंगे। बोलो हिंदी बोले तो समस्थानिक क्या है, समबारिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, समस्टर क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, सम डाइफर्स क्या है, वो सारी कहानियां अपन किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? सामान्य अकार्बनिक रसायन के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे किसी भी परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें उपस्थित होता है, कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, वो बात करेंगे। उसके साथ साथ अपन बात करेंगे उसके बाह्यतम को, किसी भी परमाणु को बाह्यतम कोश के अंदर जो नाभिक के अतिरिक्त भाग होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वो किस तरीके से उपस्थित होते हैं। इसलिए अपन उसमें पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे? 4 क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। वो सारे पढ़ के फिर अपन अब इसमें सीखेंगे किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे। किसी भी, जैसे मैंने आपको कॉपर को दे दिया तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कैसे भरेंगे। जैसे मैंने जिंक दे दिया तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। और फिर देखेंगे अपन इससे इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उस परमाणु के बारे में देखेंगे कौन सा परमाणु है, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर कैसा कलर शो करेगा, उसके रंग देखेंगे। उसके बाद अपन उसके देखेंगे चुंबकीय गुण। क्या देखेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम देखेंगे। किसी भी एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब चुंबकीय गुण क्या होते हैं, कि वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम चंद सेकंडों के अंदर ज्ञात करना। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट पढ़ के उसका ज्ञान होना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट का वो जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आप कितने सेकंड के अंदर कर रहे हो। क्योंकि नीट में सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिसको क्वेश्चन करने की स्पीड और क्वेश्चन समझने की जो टेक्निक है वो सबसे अच्छी हो। बाकी आपके पास कितना ज्ञान है, आप कितने टाइम में क्वेश्चन कर रहे हो। यदि एक क्वेश्चन कर रहे हो, एक बच्चा उसको एक क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कर रहा है और दूसरा बच्चा उसी क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट लगा रहा है, तो 30 सेकंड वाले का सिलेक्शन होने और उस अच्छी रैंक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाकी वाले बच्चे से ज्यादा होगी। अब एक बच्चा है, उसको क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, परंतु उसके क्वेश्चन के जो करने की जो तरीका है वो उसके बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको सारे क्वेश्चन आते हुए भी वो क्वेश्चन पूरा
कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये अप्रोच लगाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को चंद सेकंडों के अंदर कैसा किया जाए, और क्वेश्चन एक बार पढ़ने में अपन को कैसे समझ में आएंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया और उसको कैसे अंडरस्टैंड करें उसके बारे में। इनऑर्गेनिक आपका सबसे अच्छा मेजरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको याद है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, यस या नो के बीच का खेल है। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं बाद में करूंगा, इसके अंदर टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं। यदि आपको आ रहा है इसका मतलब सीधा सीधा है, ठीक है ना। तो मैं ये आपको कहूंगा कि जैसे इनऑर्गेनिक है मोस्ट ऑफ देखा जाता है 16-17 क्वेश्चन आते हैं, तो 17 क्वेश्चन है तो मैं आपको हमेशा ये ट्राई करूंगा कि वो 17 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर हो जाए, कम से कम 5 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर लें। तो वो तरीका अपना सीखना चाहेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम मिनिमम टाइम में कैसे करें, मिनिमम सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, वो तरीका अपने यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो यहां पे पढ़ेंगे अपन चुंबकीय गुण, उसके चुंबकीय गुण क्या क्या है, चुंबकीय प्रकृति क्या है, वो सारे पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे किसी का डाइपोल मोमेंट दे दिया है और उससे उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, उसके बारे में अपन इसमें बातें करेंगे। सेकंड पे जाते हैं, तो सेकंड टाइम अपन यहां पे बातें करेंगे बेटा। सेकंड जो होता है वो होता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के अंदर पढ़ेंगे पहले तो कि आज के टाइम में जब आवर्त सारणी क्या है, तत्वों का एक प्रकार का वर्गीकरण है कि तत्वों को कैसे आज अरेंज किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तत्वों का अरेंज किस टाइप से किया, जैसे डोबेराइनर आया, प्राउस्ट आया, ठीक है, लोथर मेयर था, ठीक है ना। तो अपने ये जो थे लुईस का अष्टक नियम है और अपने मेंडलीव है, हेनरी मोजले, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे कि लोथर मेयर ने कैसे किया था, डोबेराइनर ने क्या दिया, त्रिक नियम कैसा दिया, इसके अंदर से कैसे क्वेश्चन उठ के आएगा जिस क्वेश्चन का आंसर अपन ज्यादा से मतलब कम टाइम में दे सकते हैं। तो वो चीजें सब अपन बातें यहाँ पे करेंगे। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ के अपन पढ़ेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है वो कौन से वर्ग से बिलोंग करेगा, कौन से आवर्त से बिलोंग करेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो तो आप उसके बारे में कैसे पता करोगे कि ये उस ब्लॉक का है या उस आवर्त का है। तो वो अपन चीजें किसके अंदर बातें करते हैं, आवर्त सारणी के अंदर बातें करेंगे। उसके बाद अपन इसमें सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ईएन क्या है। उसके बाद अपन सीखेंगे कि आयनन ऊर्जा क्या, कि भाई किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो किस आवर्त में कैसे होगा, वर्ग के अंदर कैसे होगा, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आएगा, उसके किसी भी आवर्त और वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। वर्ग और आवर्त के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, साइज ऑफ एलिमेंट होती है वो अपन देखेंगे। तो ये सारा फिनोमिना जो है अपन किसके अंदर पढ़ा है, आवर्त सारणी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सो एसिड की सीरीज देखेंगे, ऑक्सो एसिड जो होते हैं वो कौन सा एम्पोटेरिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, वो सारी बातें अपन किसके अंदर करते हैं बेटा जी, अपन इसमें करेंगे आवर्त सारणी के अंदर। तो देखो बेटा यहां पे चीज देखी जाए तो आवर्त सारणी पहले आपको जब GIOC आ जाएगा तो आवर्त सारणी आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएगा टॉपिक। इसलिए स्टेप से ही पढ़ना हमेशा इजी रहता है किसी भी बच्चे के लिए। आप सोचोगे कि मेरे को GIOC मैं नहीं पढ़ूंगा और मैं सीधे आवर्त सारणी का लेक्चर देख लूंगा तो आप मेरे को 100% गालियां दोगे, क्योंकि मैं वो चीज जो यहाँ पे समझानी होती है वो कुछ चीजें यहाँ पे मैं पहले समझा दूंगा। तो आप वहां पे देख के जाओगे तो वहां पे नहीं देखोगे तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा ये चीज तो आपको ने बताई ही नहीं हमें सर, तो जबकि मैंने वो चीज बता रखी होगी, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे तीसरी चीज, अपन पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तीसरा है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, अब देखो रासायनिक बंध क्या है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है, रासायनिक बंध। अब रासायनिक बंध के अंदर पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड जो स्टेबल नहीं था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा नहीं था, तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब वो किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जनरली अपन यहाँ पे 4 प्रकार के बंध पढ़ेंगे। 4 प्रकार का कौन सा है, एक तो मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे जो मेटल के बीच में बनता है। किसी एक मेटल को ले लूं और दूसरे मेटल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कौन सा होगा, धातु और धातु के मध्य जो बंध बनता है धात्विक बंध होगा। एक मैं धातु ले लूं, एक अधातु ले लूं, नॉन मेटल, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, जनरली आयोनिक बॉन्ड होते हैं। तो आयनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बनेगा, वो अपन बात करेंगे सहसंयोजक बंध। और एक मेटल ले लूं और एक नॉन मेटल के बीच में और बॉन्ड बनता है, नॉन मेटल या आयोनिक स्पीसीज ले लूं
और एक मेटल ले लूं जो मेटल धनायन है, और एक कोई ऋणायन वाली स्पीशीज ले लूं, या लोन पेयर युक्त कोई यौगिक अणु ले लिया और उसके बीच में बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को जनरली ससंयोजक बंध का एक स्पेशल केस माना गया है। तो इसलिए जनरली बॉन्ड देखा जाए तो अपन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होंगे, परंतु इस बॉन्ड को अलग से कैलकुलेट अपन काउंट करें तो ये कितने होंगे, 4 प्रकार के। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, इसको प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा सर? प्राइमरी बॉन्ड। तो प्राइमरी बॉन्ड है, तो प्राइमरी बॉन्ड के बाद एक और बॉन्ड होता है सेकेंडरी बॉन्ड। मतलब यदि ये बंद बन जाए उसके बाद भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके ऊपर उस परमाणु की फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो वो पढ़ेंगे। जैसे वंडरवॉल्स फोर्सेस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, द्विध्रुव आकर्षण क्या होता है, वो सारे अपन बॉन्ड के फॉर्मेशन का तरीका है, वो उसके बाद पढ़ेंगे, सेकेंडरी बॉन्ड पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे मैं बोलूं कि आयोनिक बॉन्ड क्या बनाएगा, कौन सा कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और इस कंपाउंड के लिए ये जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, ये कंपाउंड आयोनिक जो बॉन्ड बना रहा है, इसके अंदर संयोजक कितने लक्षण होंगे, फजान का नियम पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी स्पीशीज के लिए, वो पढ़ेंगे अपन। ये पढ़ेंगे वीबीटी क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी, उसके बाद वीएसई वेस्पर थ्योरी क्या है, एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, वो अपन बातें करेंगे। उसके बाद अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी स्पीशीज नॉन मेटल है उसका अपन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, उसका शेप वगैरह कैसे करेंगे। तो वेस्पर के अंदर अपन एक और पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आज तक का जो जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से देखे गए वो क्वेश्चन ये होते हैं, एक तो यहां से एमओटी से फिक्स क्वेश्चन कई बार आ रहा है, एक वेस्पर से फिक्स क्वेश्चन आ रहा है। तो वो अपन यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो साथ करते करते अपन जाएंगे, इस चैप्टर को पूरा क्या करेंगे अपन, कंप्लीट करेंगे वहां पे। तो ये चैप्टर जो आपको है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मतलब माना जाए तो क्या है, गोल्ड है, गोल्ड। तो ये गोल्ड आपको पहले एडॉप्ट करना पड़ेगा, और ये गोल्ड तभी होगा जब ये करेंगे, ये करने के बाद ये करेंगे, तब ये गोल्ड समझ में आएगा। तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन है वो जनरली 2 बॉन्ड क्यों बना रहा है, नाइट्रोजन है वो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लॉन पे रखता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है 2 लॉन पे रखता है, और जब भी हेलोजन में फ्लोरीन ले लूं तो जब 1 बॉन्ड बनाएगा 3 लॉन पे रखेगा, क्यों रखता है ऐसा, वो सारी बात कहां, उसका आंसर कहां देखेंगे अपन, पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे, उसकी संयोजकता के बारे में बात करेंगे। और यदि ये एक लॉन पेयर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और ये दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और ये दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे अपन रेजोनेंस के बारे में भी बात करेंगे, जो स्पीसीज है ऑक्सो एसिड, उसके बाद यहाँ पे करेंगे ऑक्सो एसिड के बारे में बात करेंगे कि ऑक्सो एसिड क्या होता है। जैसे आपने बोला ना, कई बार आप देखते हो कि सर SO4 इसको सल्फेट कहते हैं, ठीक है, तो सर SO3 SO3 इसको सल्फाइड क्यों कहते हैं। आपने बोला सर SO2 इसको आपने हाइपोसल्फाइड क्यों कहा, सल्फाइड क्यों कहा। तो ये सारा आंसर जो अपने ऐसे आयन जो स्पीसीज बनते हैं उसका आंसर अपन को कहां मिलेगा बेटा, ऑक्सो एसिड सीरीज पढ़ने पे मिलेगा। कई बार होता है अपन रटते हैं, वो रटने का रीजन यहां पे खत्म हो जाएगा। आप सर बोलोगे कि सर H2 को सल्फाइड क्यों बोला, सल्फाइड क्यों बोला, इसको सल्फेट बोल देते, तो उसका सबका आंसर किस में मिलेंगे, ऑक्सो एसिड सीरीज पढ़ने के बाद आपको वहां पे सभी आयन, कितने प्रकार का आयन बनते हैं, वो सारे आयनों का अपन को आंसर मिल जाएगा। और इसके अंदर ऑक्सो एसिड के अंदर आपको कई बार क्या होता है, टीचर क्या होता है, एक चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसका नाम है रेडॉक्स। तो टीचर क्या करता है, जैसे आप जाते हो स्टार्टिंग में रेडॉक्स पढ़ना स्टार्ट करा देते हैं। जो बच्चे नए नए जाते हैं 11th के अंदर जाते हैं, या जो 11th जिनकी अच्छी नहीं गई है, और उनको जाकर सीधा रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट करवा दिया। अब ये रेडॉक्स बच्चा बोलता है फिर के सर आपका समझ में नहीं आ रहा, वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, भयंकर अच्छे पढ़ाते हैं, परंतु उसका टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा टॉपिक समझ में, उसका रीजन ये है उसको आवर्त सारणी नहीं आ रही और रासायनिक बंध नहीं आ रहा। सीधी सीधी बात है, यदि आपको रासायनिक बंध और आवर्त सारणी आ रहा है तो ये रेडॉक्स आपके लिए बहुत ईजी है, आपके लिए कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे यार ये तो सिंपल सा चैप्टर था, परंतु ये नहीं आने की वजह से आप उस चैप्टर और उस टीचर के प्रति क्या हो गया, आपके प्रति नफरत फैल गई कि नहीं यार ये सही समझा नहीं पा रहा या सही तरीके से पढ़ा नहीं रहा। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बता रहा है, वो एक्सेप्शन नहीं है, उसका जो फॉर्मेशन का तरीका है वो आपको नहीं बताया जा रहा है। जब वो उसका फॉर्मेशन का तरीका आपको पता चल जाएगा तो आप क्या बोलोगे, अरे यार ये तो इजी चैप्टर था। इस वजह से तो हमेशा क्या होता है, जड़ से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे सीधा आप सोचोगे कि मेरे को आज ही समझ में आना चाहिए, ऐसे जैसे आपने आज पौधा लगाया और कल बोलोगे इसके सेव का पौधा लगाया और बोलोगे इसके ऊपर तो सेव लगने चाहिए, ऐसे नहीं लगेंगे, टाइम लगेगा बेटा उसके लिए। जैसे आप बोलते हो अपन किसान के परिवार से है तो ठीक है ना, बारिश होने के बाद अपन खेत में बीज बोते हैं, ठीक है ना, बीज बोने के बाद बारिश का इंतजार नहीं करते बेटा, पहले इंतजार किया जाए तो बारिश होती है फिर बीज बोते हैं, ठीक है ना। तो आप तो क्या कर रहे हो, पहले ही
बीज बो दिया है कि अब बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उल्टी प्रोसेस से नहीं चल रहा मेरे को, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे वाली चीजें बहुत सारी पता नहीं है आप, सीधी सी बात है। तो आपको इसका मतलब ये जो 3 टॉपिक है वो आपके लिए क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुंडली है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने बताऊंगा तो वहां पे भी आपको ये टॉपिक आ रहा है ना, इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बादशाह हो। तो वहां पे आपको चीज पता चलेगी, अरे यार ईएन डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको पता चलेगा अरे ईएन क्या चीज है। तो वहां जाके ये चीजें समझनी पड़ेगी, तभी जाके ये आपको बात पता चलेगी। नहीं तो आप क्या बोलते हो कि सीधा वो टॉपिक पढ़ रहे हो और वहां पे लिख रहे हो, वहां पे बोले ईएन डिफरेंस, बेटा समझ में आया क्या? सर समझ में नहीं आया, क्योंकि वो आपको पता नहीं ईएन क्या चीज है। वहां पे आपको बोलेंगे कि इसके आयोनाइज ऊर्जा ज्यादा होने के कारण इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो कम है, नॉन मेटेलिक नेचर क्या है, ज्यादा है। तो आप वहां पे बोलोगे ये सर ये कैसे हो गया, ये तो पता ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि वो आपको यहां पे आने पे पता चलेगा, जब आपने पीटी पढ़ रखी है अच्छे से तब जाके ये पता चलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे चीज ये पता नहीं चलेगी। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे जो चौथा टॉपिक है वो आपने यहां पे लेते हैं, ठीक है ना। मैं लूंगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक सिंपल सा चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको आवारा एलिमेंट कहा जाता है। इसके लिए अलग से स्पेसिफिक स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और यहाँ पे पढ़ेंगे हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस पढ़ेंगे, कठोर जल क्या होता है, उसको मृदु जल के में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी सफाई कैसे करेंगे, प्रोक्साइड क्या होता है, प्रोक्साइड कौन कौन सी रिएक्शन करता है, वो सारा अपन किस में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये आपके अभी एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये हट गया, अपन नीट के अंदर ये आएगा और इससे एक फिक्स क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स। सबसे अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन, और ये कितने होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको 5 लेक्चर मैक्स, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोला है, मैक्स लेक्चर है वो 5 है, वरना इसको मैं एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा सकता हूं आराम से। जब आपको कौन सा आते हो, 3 जो मैंने टॉपिक बताए वो आ रहे हैं, तो आपको ये एक लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन 5 पे लेंगे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अपन क्या चीजें पढ़ेंगे, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे कि वर्ग 1 व वर्ग 2 के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से रासायनिक गुण और भौतिक गुण शो करते हैं, कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और इनकी साइज क्या होती है, आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो वो सारी बातें अपन किस में करेंगे, अपन करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर करेंगे। जो आपने मोस्ट ऑफ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो वो अपन आवर्त सारणी के अंदर ही पढ़ लेंगे। तो आप याद जब जाके पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार ये चीजें तो पढ़ी हुई है, अपन को आ रही है, रिवीजन हो जाएगा। बस चीज यही है, मतलब आपने क्या करते हो, जब बेसिक नहीं पढ़ते हो ना तब जाओगे एस ब्लॉक ऐसे सीधे पढ़ने जाओगे तो पता चलेगा वहां पे तो कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। वहां पे अपन यहाँ पे कंपाउंड पढ़ेंगे कि NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, इसके यूजेस क्या है, NaCl क्या है, साधारण नमक कहते हैं, आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो वो अपन बातें वहां पे कर लेंगे, ठीक है ना। आपको कहेंगे CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, ये क्या है आप पढ़ोगे CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, इसको आप जिप्सम बोलोगे, CaSO4.12H2O, इसको आप बोलोगे POP, क्या बोलोगे बेटा, POP। इसके क्या यूजेज है वो सारे अपन किस में पढ़ेंगे बेटा, इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। उसके बाद अपन बातें करते हैं नेक्स्ट पी ब्लॉक। नीट के लिए इसको माना जाता है इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम 4 से लेके 6 तक क्वेश्चन इस सिर्फ पी ब्लॉक से आ सकते हैं, और कम से कम तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको फिक्स मिलेंगे, 2 या 3 ये तो फिक्स है, ठीक है, और मैक्स 6 तक मिल सकते हैं। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, वही अपन यहां पे करेंगे आवर्त सारणी के वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के एलिमेंटों का अध्ययन करेंगे।
कि वो कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और उस कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं और उसकी रिएक्शन है क्या है, वो सारी अपन बातें किसमें करेंगे, इसके अंदर करेंगे, पी ब्लॉक के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इनकी ऊपर से नीचे ईएन का ट्रेंड क्या है और इधर दाएं से बाएं जाएंगे तो ईएन का ट्रेंड क्या होगा, ठीक है ना। ऑक्सो एसिड क्या चीज होती है, वो सारी चीज मैं आपको किसमें पढ़ा दूंगा, रासायनिक बंध के अंदर पढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो अपन यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है, 7वां डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो क्या होता है, डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ नहीं है, जो मैं GIOC के अंदर चीज पढ़ा देता हूं वो वापस चीज किस में आती है, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर आएगी। डी एंड एफ ब्लॉक के बाद मैं जैसे आपको मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा दी, तो पीरियोडिक टेबल की वापस चीजें डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर आती है, वही चीजें होती है। जैसे ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, ब्लॉक कुछ नहीं है, पीरियोडिक टेबल पढ़ ली और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली ना, तो ब्लॉक के अंदर पढ़ने के लिए सिर्फ रहती है रिएक्शन, ओनली रिएक्शन, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ब्लॉक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये समझ लेना कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रही, सीधी सी बात है। और ये जैसे डी ब्लॉक आपको समझ में आएगा, तो डी ब्लॉक का जो गुण होता है वो क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक बनाने का, उपसहसंयोजक यौगिक बनाने का होता है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8वां, उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक, फिक्स 3 क्वेश्चन मान लो, फिक्स 3 क्वेश्चन। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है, कि उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वर्णन। अपन पढ़ेंगे डबल सॉल्ट क्या होता है, द्विक लवण क्या होता है, ठीक है, संकुल यौगिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, संकुल यौगिक की बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो उसके बारे में बात करेंगे कि भाई संकुल यौगिक क्या होता है, उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या से आता है, उसके प्राथमिक आवेश क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता क्या है, द्वितीयक संयोजकता क्या है, लिगेंड क्या होता है, उसके बारे में टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इनके जो उपसहसंयोजक यौगिक बनते हैं, इनका IUPAC नॉमेनकल्चर कैसे होता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड दे रखा हो, यौगिक दे रखा हो, तो उससे अपना IUPAC नाम निकालना सीखेंगे, और IUPAC नाम दे रखा हो उससे अपन कंपाउंड निकालना सीखेंगे, वो सीखेंगे। उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे समावेता, क्या पढ़ेंगे, समावेता। तो इसके बारे के अंदर भी क्या पढ़ेंगे अपन, समावेता पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके अंदर देखेंगे VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद एक इसकी बहुत वेल नोन थ्योरी है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो क्या होती है, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एक इसके थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा जाए तो अपन जॉन टेलर डिस्टोर्शन के बारे में भी यहाँ पे बातें करेंगे थोड़ी बहुत, जो कि मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे जाके इसके बात करेंगे। बहुत बेसिक सिंपल से आप एक बार क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा। जैसे उपसर्जक यौगिक खत्म हो उस दिन मैं आपको पूछूंगा कि बेटा देखो इसके बताओ VBT लगा के इसका संकरण बताओ, तो आप इजी वे में बता दोगे। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको वो चीज उतने लेवल तक पहले पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं कई बार बोलता हूं कि देखो कोई आदमी एक काम को बहुत फास्ट कर रहा है, आप सोचते हो यार बहुत कितना टैलेंटेड है, उस आदमी को पूछना उस काम करने के लिए उसने कितना टाइम पहले एक्सपेंड मतलब दिया है उसको, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप एक कोई काम मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं इसका मतलब मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम दिया है। जैसे एक बार क्या हुआ, अपने पिकासो आप जानते होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा चित्रकार है, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए उन्होंने, मतलब कला कृत्या की है, ठीक है, पेंटिंग की है। तो एक बार क्या हुआ, वो किसी आर्ट शो में बैठे थे तो एक महिला खड़ी थी, उसको बहुत उसका चित्र बना के दे दिया। उस महिला ने उसको दिया, महिला ने बोला बहुत अच्छा चित्र बनाया आप, तो कि इसकी मैं जो कीमत है वो 2 करोड़ रुपए। वो बोले आपने 6 सेकंड के अंदर चित्र बनाया, 6-7 मिनट के अंदर चित्र बनाया और इसको मैं 2 करोड़ रुपए दूंगी, मेरे को पागल समझाया क्या। उसने बोला कि इस 6 मिनट के पीछे मैंने मेरे पूरी जिंदगी के 30 साल खराब कर दिए। तो आपको जो ये 6 सेकंड नजर आ रही है ना, ये मेरे लिए 6 सेकंड नहीं है, मेरी जिंदगी के 30 साल है वो जो मैंने इसके लिए ऊपर लगाया। इसका मतलब आपको यदि किसी बच्चे से आपसे ज्यादा क्वेश्चन फास्ट हो रहा है ना, तो सीधी बात ये समझना कि उसने आपसे ज्यादा उस सब्जेक्ट के लिए टाइम दिया है। ये नहीं कि वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, बिल्कुल नहीं, उसने आपसे ज्यादा उस सब्जेक्ट को टाइम दिया है। तो इसलिए आप यदि किसी क्वेश्चन को फास्ट तभी कर पाओगे जब उस सब्जेक्ट के लिए आपने उतना टाइम दिया है। मैं तो बोलता हूं कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा ना, उसको 10 घंटे लेके बैठे रहो, पक्का आपका उससे प्रति रुझान या तो बदल जाएगा या परमानेंट छोड़ दोगे, फिक्स है।
ठीक है, और यहाँ वो फिर पढ़ने लग जाओगे आप, तो इसलिए रूटीन में डाल रहा हूँ सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आप सीधा सीधा जवाब दे पाओगे। बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे होता है, इसका आंसर होता है। उसके बाद नवा जो टॉपिक होता है वो 20 में पढ़ाना चाहिए, उप धातु क्रम। धातु क्रम, धातु क्रम सिंपल सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन फिक्स है, एक और कई कई बार क्या होता है 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन धातु क्रम का सिंपल सा टॉपिक, आसान से इसका क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ठीक है, जो मैं नोट दूं वो पढ़ लेना, जो ऑनलाइन जिसको बिलीव है अपने ऊपर कि नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ाएंगे और इतना लेवल पर पढ़ाएंगे। और दूसरी बात है, कई बार क्या होता है मैं धातु क्रम के बहुत ज्यादा लेक्चर लेता हूं, जैसे मैं धातु क्रम के आपके लेक्चर लूंगा लगभग 6 लेक्चर में कंप्लीट करवाता हूं। तो कई बार सोचते हैं कि एक लेक्चर का टॉपिक है 6 लेक्चर क्यों ले, तो मैं 6 लेक्चर इसलिए लेता हूं बेटा कि इसको टॉपिक को समझ के जब रटोगे ना तो इजी हो जाएगा, और नहीं तो एक लेक्चर के अंदर परमानेंट रटना पड़ेगा, फिर आप आंसर उल्टे देके आओगे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था कि टाइम देख के कम टाइम करना अच्छी बात है, पर कम टाइम के अंदर फिर आप उसको वापस बार बार रटो, उससे बढ़िया है कि कम टाइम ज्यादा टाइम देके एक टाइम रट लो बस। फिर क्वेश्चन आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे कि ये विधि किसके लिए, कौन से एलिमेंट के शुद्धिकरण के लिए उपयोग में ली जाती है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। उसके बाद यदि ये मेडिकल काउंसिल बोर्ड एग्जाम किसी को और को कंडक्ट करवाने देती है तो आपके यहां आएगी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो आपका टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। 10 नंबर पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रायोगिक रसायन। प्रायोगिक रसायन के अंदर क्या पढ़ोगे, रासायनिक विश्लेषण। रासायनिक विश्लेषण, अब देखो रासायनिक विश्लेषण क्या होता है। रासायनिक विश्लेषण के अंदर पढ़ोगे आप, कोई भी आपको क्या दे देगा, वो धनायन और ऋणायन दे देगा। जैसे NaCl है, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा Na+ और Cl-, एक्वस, ये है Na+ और Cl-, ये इसमें टूट जाएगा। अब देखो Na+ और Cl- में टूटा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर एक Na है और एक Cl- है, उसके आइडेंटिफाई करने के जो मेथड है उसके बारे में अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो आगे मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप कंटिन्यू लेक्चर देखना, एक भी लेक्चर मिस मत करना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।